नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संघ का राग, सियासी आग। जी हां, क्या आरएसएस कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर रही है? आप सोच रहे होंगे यह सवाल भला क्यों पूछा जा रहा है। दरअसल कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आई तो आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को नफरत फैलाने वाला संगठन बताया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा ना तो वो सरकार में आएंगे और ना ऐसा होगा। खैर, आरएसएस को बैन करने को लेकर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में आए तो आरएसएस को करेंगे बैन। प्रियांक खड़गे के ऐलान पर सियासत बेचैन। ऐसे या वैसे कांग्रेस के निशाने पर आरएसएस आ ही जाती है। इस बार आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे दो शब्दों को हटाने की मांग क्या की। इसको लेकर कांग्रेस आरएसएस पर हमलावर हो गई। इसी कड़ी में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस फिर से केंद्र की सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को देश भर में बैन किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेता उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। It's not the first time they will be banned, right? Weren't they banned during, didn't Sardar Patel ban them? Then they went and fell at his feet. They pleaded, no, we will follow the law of the land. After that, Indira Gandhi ji banned it. Again they went and said, no, we will cooperate, we will follow the law of the land. Like I said, whatever we have to do, we have to do. प्रियांक खड़गे इससे पहले भी इस तरह की बात कह चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में कहा था राज्य में सरकार आते ही वो बजरंग दल, पीएफआई समेत जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए बैन लगाएगी। हालांकि अब आरएसएस पर बैन के ऐलान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। उनके पूर्वज भी आरएसएस को बैन करने का प्रयास कर चुके हैं। जो उनके पूर्वज हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों चाहे बाकी लोग हों, कांग्रेस पार्टी ने कई बार प्रयास किया है आरएसएस को प्रतिबंधित करने का, पर सुप्रीम कोर्ट से आरएसएस पे प्रतिबंध समय समय पे हटाया भी गया है। इस तरह की बातें लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूं कि ये बचपना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और इसलिए कांग्रेस की तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति रही है और इसलिए कर रहे हैं। ना वो सरकार में आएंगे ना ये काम हो पाएगा। आरएसएस को बैन करने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि प्रियांक खड़गे आरएसएस पर बैन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पिता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कह रहे हैं इस पर फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। अब वो हाईकमान नहीं है तो आखिर कौन है और आरएसएस पर भी कौन फैसला लेगा, ये भी सवाल है। खैर, देखा जाए तो कांग्रेस जितना बीजेपी को टारगेट करती है तो उतना ही आरएसएस उसके निशाने पर रहती है। लेकिन अब संविधान को लेकर जो सियासी जंग शुरू हुई है उसमें फिर से आरएसएस बैन का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, जिस पर प्रदेश में भी सियासत सुलग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या संविधान विरोधी बताकर आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या आरएसएस पर कांग्रेस के हमले बीजेपी पर दबाव बना पाएंगे? तीसरा सवाल, बीजेपी कैसे कांग्रेस के हमलों का जवाब देगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर त्रिपाठी और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विक्रम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आरएसएस से इतना बैर क्यों कि प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो बैन लगा देंगे, बीजेपी कह रही ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी।
तो सत्ता में आना तो अभी दूर की बात है, और आरएसएस पर पूरी दुनिया में कोई बैन नहीं लगा सकता है। ऐसे भी तेवर आ रहे हैं, उधर से सुनाई दे रहे हैं। तो क्यों आरएसएस ने ऐसा क्या कर दिया जो आप बैन लगाने की बात कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो यह है कि जिस तरीके से इन लोगों की मानसिकता थी कांग्रेस मुक्त भारत की, तो वो उस नज़र से आप उसको देखेंगे तो बीजेपी वालों को इतनी तकलीफ नहीं होना चाहिए कि जब वो दूसरों के उन्मूलन का मंशा रखते हैं तो स्वाभाविक है कि सामने वाला भी आपके उन्मूलन के लिए प्रयास करेगा। कांग्रेस तो देश के लिए अपराय है, भारत का पर्यायवाची है, लेकिन जो संघ है वो भारत में एक अराजक तत्व है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बड़ा नेक काम किया था कि इसको बैन कर दिया था, लेकिन हमारे नेहरू जी बड़े उदार थे और वो समावेशी और अपने विरोधी विचारों को भी महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने उस पर बैन उठा लिया था। ये बैन लगा रहता तो आज भारत की ये दुर्गति नहीं होती। हमको गुजरात में दंगे और तमाम जो मॉब लिंचिंग है और जो सांप्रदायिक की राजनीति है तो वो मॉब देखने को नहीं मिलती। लिंचिंग में कहाँ नाम आ गया आरएसएस का? और आप जो कह रहे हो कि वो भारत कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, तो विरोधी को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, ये मानसिकता आ गई अब कांग्रेस में। नहीं, मैंने ये एक परिप्रेक्ष्य में कही है बात, ये हमारी बात नहीं। मैंने कहा कि जो लोग ये मानसिकता रखते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो उनको तो ये सब बातें सुन के तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि जैसी बातें हम कर रहे हैं और कर रहे थे अब सामने वाला भी करने लगा तो उसका स्वागत करना चाहिए। बहरहाल मुद्दा ये तो मैंने एक नजीर दी आपको। विषय ये है कि जो भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत आरएसएस के साथ होती है वो 21वीं शती में भी लगातार जारी है, और ये एक नेक विचार है जो समय समय पर साधु पुरुषों के मन में आते रहते हैं। और देखिए, देर सवेर तो ऐसा होना ही है कि आरएसएस जैसा संगठन जो है जब अपनी अच्छा, देर सवेर तो करेंगे। विक्रम जी, एक सवाल और बनता है कि आपने कर्नाटक में कहा था कि पीएफआई हो, बजरंग दल हो, हम सरकार में आएंगे इनको बैन कर देंगे, असामाजिक, यही खड़गे जी ने कहा था, उनके बेटे ने कहा था, तो वहीं कर देते तो ये लगता कि हाँ जब केंद्र में आएंगे तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा देंगे, या सिर्फ चुनाव के समय ऐसी बातें कर। परिप्रेक्ष्य में वो बातें कितनी कैसी कब कहेंगे उस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा विचार है। जितने भी संविधान प्रेमी हैं, लोकतंत्र प्रेमी हैं, उनके मन में हर्ष की लहर दौड़ती जब ऐसी कोई मंशा, ऐसा कोई विचार, कोई संभावना दिखती है, क्योंकि भारत में सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उसका खात्मा होना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि आरएसएस जो एक पंजीबद्ध ही नहीं है, जिसका ना खाता है ना बही है, तो ऐसा संगठन तो अपने आप में ही कागजों पर तो ये गायब ही है। तो फिर बंद कैसे करेंगे? हाँ, फिर बंद कैसे करेंगे विषय ये तो खड़गे जी को पता होना चाहिए, जब जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो बंद कैसे करेंगे? अब आप सही कह रहे हैं। तो ये ऑलरेडी बंद है और एक तरीके से ये संदिग्ध है। इसकी गतिविधियां जो है अंडरवर्ल्ड की भांति, मैं बार बार आपके चैनल पे कह चुका हूँ कि ये बात कहता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, इतना पैसा आता है। अब आप मुझे बताइए, कहता कि हमने व्यक्ति का निर्माण करते हैं, तो आज हमने एक संपत्ति रूई के नाम की व्यक्ति को देख लिया जिन्होंने 11,000 करोड़ का घोटाला किया। तो इस तरीके का चरित्र निर्माण आरएसएस करता है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। व्यास जी वो कह रहे हैं सांप्रदायिकता फैलाता है, जहर घोलता है, समाज बांटता है, और ऐसे संगठन पर बैन लग जाना चाहिए। अच्छी बात है, संविधान के हितैषी इससे खुश हो रहे होंगे, इस मांग से। नहीं ब्रजेश जी, प्रसन्नता तो होती है ना, जब भी किसी हिंदू संगठन पर या सामाजिक संगठन पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो कांग्रेस को बहुत प्रसन्नता होती है। आदरणीय खड़गे जी ने कहा था कि अगर मोदी जीता तो सनातन की विजय होगी, पूरे कांग्रेस में शायद जो हर्ष की लहर थी। उसके बाद प्रियंका जी ने उसके बाद कहा था, जब ये कहा गया था कि हिंदुओं का समूल नाश जरूरी है, उस समय HIV एड्स स्कोर कहा था, और प्रियंका जी ने कहा था कि ये जो सनातन है, हिंदू है, बीमारी है। तो ये उस मानसिकता को लेके चलते हैं। आरएसएस तो सिर्फ बहाना है, और हिंदू संगठन, जो सामाजिक संगठन, उनको घटघरे में खड़ा करके लाना है। समस्या यहाँ है 1925 से लेकर जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का जन्म ही नहीं हुआ था, तब से स्वयंसेवक संगठन कार्य कर रहा है। लगभग 80 देशों में शाखाएं चल रही है। किन किन देशों में जाकर आप बंद करने का प्रयास करेंगे? 32,000 से ज्यादा पूर्णकालिक प्रचारक है, लगभग 30,000 स्कूल है विद्यावासी जो पूरी दुनिया में है। छात्र संगठन की बात करें, विद्यार्थी परिषद की बात करें, सबसे बड़ा वनवासी क्षेत्र में कार्य करने वाला संघ एक सामाजिक संगठन है। और आपने तो 3 बार प्रयास कर चुके हैं, बाप न मारी मेंढकी और बिटवा तीरंदाज।
आपने उस समय प्रयास करा, क्या हुआ? और आपने पटेल जी का जिक्र करा था, पटेल जी ने तो उसके बाद में परम पूजनीय गुरु जी को पत्र लिखकर वो तारीफ ही करी थी कि हम मानते हैं हिंदू संगठन के लिए कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और इसको स्वीकारने में गुरेज नहीं है। ये आदरणीय पटेल आप ही के पास है, किसी के पास आदरणीय नहीं है, पटेल जी वो के पत्र में बात है। उल्लेख क्या? तो पत्र लिखने वाले ने भेज दिया ना, जिसके पास पहुंचेगा उसी के पास रहेगा। नहीं, पत्र प्रकट तो कीजिए। तो विक्रम जी, देखिए, आप और हम बैठेंगे ना पुनः, सुभाष चंद्र आप हम बोस बैठेंगे ना अम्बेडकर पुनः, हों, सुन चाहे लीजिए ना। विठल भाई, अब समस्या वल्लभ यही है भाई कि आप पटेल। बोले मैं अच्छा चलिए, उनके प्रमाण नहीं होंगे आपके पास, ठीक है, लेकिन नेहरू जी ने तो तारीफ की थी ना, बैन हटाया था, तारीफ नहीं की थी। देखिए, बाकायदा उनको परेड में शामिल किया था। नेहरू जी जो थे उदार मानसिकता के व्यक्ति थे, उन्होंने तारीफ कतई नहीं की थी। उनका ये था कि विरोधी विचार को भी अस्तित्व में रहना चाहिए। उदार वो मानसिकता लोकतांत्रिक प्रकट व्यक्ति नहीं होती है, जन्म नहीं लेती। उदार मानसिकता आपके कर्मों और कृत्यों से प्रकट होती है। 62 के युद्ध में जिस तरह से संघ ने कार्य करा था, उसके कारण उदार मानसिकता प्रकट हुई थी। ये कहाँ के इतिहास, इनका इतिहास का एक भी पन्ना नहीं है। आप चले बोलना जाते रहिए, ये किस तरह की बात करेंगे? आप बेहतर है, पकड़ मैं आपकी बात सुन रहा था ना, सिंदूर में भेज देते। आप सुन रहा था कितना झूठ बोलते हो भाई आप। समस्या यही है ना, ना 62 के युद्ध में, ना 71 के, ना 75 के, ना कारगिल के, किसी युद्ध में हाफ पैंट दिखाई नहीं देता। अभी चले जाओ ना, अभी 4 आतंकवादी अभी भी घूम रहे हैं, पकड़ लो। आरएसएस कहाँ है अभी, बताइए। हो गया आपका? नहीं भाई, झूठ मत बोलो, आप तो विषय पर रहो। विक्रम जी, आ जाने दीजिए बात, प्लीज बोल दीजिए, आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। देखिए, आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। झूठे ही देना, झूठे ही खेना, झूठ चबेना, ये तो कांग्रेस का कृत्य है ना। आपने कहाँ बैंड लगा दिया, बता दीजिए। और 3 बार बैंड लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट तक में आप गए ना, उसके बाद क्या हुआ? उसका व्यापक ये विचार आपका किसी आतंकवादी संगठन के लिए विचार नहीं आता, आपका किसी लिट्टे के लिए विचार नहीं आता। लिट्टे को ट्रेनिंग कांग्रेस ने दी थी। कौन विचार आया था आपको? 2002 में गोधरा कांड में जो हाजी बिलाल पकड़ा है वो कांग्रेस का मंत्री था। आपको कभी विचार आया? 90 में अजहर मसूद, कभी आपको विचार आया? उसको किसने जैसे मोहम्मद ने खड़ा करा? उसके बाद में समझौता ब्लास्ट में साध्वी, असीमानंद जी और इन पर आरोप लगाया, पाकिस्तानियों को छोड़ दिया। कभी आपको विचार आया? दाऊद के भाई को, नूर इब्राहिम को आपने कांग्रेस ने जो है विक्रम जी, आपने पदाधिकारी बनाया। चलिए, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, ठीक है, लौटता हूँ, ठीक है। नहीं ब्रजेश जी, मुझे बात तो कहने दीजिए पूरी। ये पूरे समय बोलते रहे थे। टाइगर मेमन को पासपोर्ट किसने कांग्रेस के नेता के तहत मिला गया था? याकूब मेमन को मोहल्ला समिति का अध्यक्ष किसने बताया था? आपको विचार नहीं आया? 93 में मोहम्मद सुर्ती पकड़ाया। मोहम्मद सुर्ती कौन था? कांग्रेस का नेता था। आपको कभी विचार नहीं आया कि ये लोग क्यों पकड़ाया? और आपने टाटा एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए ना विक्रम जी। आपने टाटा क्यों बताया? दर्शक दोनों की बात नहीं समझ पाए। प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ठीक है। आपने टाटा क्यों हटाया था? क्योंकि विशेष समुदाय के लोग पकड़ा रहे थे। टाटा ने क्या नरसिम्हा राव, कांग्रेस ने हटाया क्योंकि विशेष समुदाय से प्रेम था। उसके बाद में घोटाला अटल जी, विशेष समुदाय के लोग पकड़ा रहे थे, आपने पुनः हटा दिया। बात आप संघ की करते हैं, आपने क्षमता नहीं उन संगठनों के खिलाफ एक शब्द भी बोल रहे। खुला जिहाद आपका संघ नहीं, हिंदुओं पर निशाना है। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेंगे हम विक्रमजीत से। लेकिन त्रिपाठी जी, आरएसएस को टारगेट क्यों करना? क्या दुखती रग हो गई, या उसको संविधान विरोधी साबित करना चाहती है कांग्रेस, या उनको लगता है कि बीजेपी की जो जीत होती है उसमें आरएसएस का ही महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए उसको टारगेट किया जाता है? क्यों और क्या हासिल होगा इससे? देखिए ब्रजेश जी, जो मेरी समझ में आ रही है चीजें कि बात शुरू हुई थी कुछ दिन पहले, जो राहुल गांधी जी ने एक बहस शुरू की थी संविधान को लेकर। तो राहुल गांधी भले ही संविधान की किताब हाथ में लेके कितनी भी बातें कर लें, लेकिन उसके जवाब में जब दत्तात्रेय होसबाली जी ने जो कहा और उसमें संघ जिस तरीके से तर्क लेकर सामने आया था, अगर आपको ध्यान होगा तो कांग्रेस उसके जवाब में केवल ये कह पाई थी कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जबकि तर्कसंगत तरीके से कहा गया ये वो उसमें जो शब्द जो गलत तरीके से डाले गए थे उन्हें हटाने की वकालत कर रहे। मैं नहीं कह रहा कि गलत तरीके से डाले गए थे, लेकिन जो संघ ने जो दलील दी थी, ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा था उसमें, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये लगता है कि तर्क के आधार पर आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, तर्क के आधार पर आपको सामने वाले को जवाब देने की क्षमता नहीं बचती, तब आप आक्रामक हो जाते हैं। और मुझे लगता है प्रियंक खड़गे ने जो कहा है वो उसी एग्रेसिवनेस का एक परिचय कहा जा सकता है कि चलो ठीक है अब हम ऐसा करके दिखा देंगे। हालांकि कर नहीं सकते, क्योंकि जब उन्होंने पहले कहा था, जो अभी अपने बीच में डिबेट में बात भी आई कि भाई कर्नाटक में सरकार बनेगी तो कर देंगे, वो पॉसिबल संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरीके की कोशिशें जो होती हैं
कांग्रेस भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। हालांकि आज की जो कांग्रेस है वो जो पुराने तजुर्बेकार लोग उसमें हुआ करते थे, जो चीज समझते थे, भांपते थे, उनसे थोड़ी सी कमजोर होती चली जा रही है। लेकिन फिर भी आज का नेता इतना समझता तो जरूर है कि किसी पे प्रतिबंध लगाने का मतलब होता है कि उसे पॉलिटिकल माइलेज दे देना, उसे पॉलिटिकल एडवांटेज दे देना, तो ये संभव ही नहीं है। मुझे लग रहा है प्रियंक खड़गे ने जो कहा है वो उस बात की एक गुस्सा है कि अगर हम इस फ्रंट पर अगर मान नेता राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं फिर हम आपको बैन कर देंगे, इससे ज्यादा कहा। बाकी एक बात सही है कि बीजेपी के प्रादुर्भाव में, बीजेपी के आगे बढ़ने में संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उस तरीके की चीजें तो रहती है। आइडियोलॉजी लेकर कौन नहीं चलता है, आइडियोलॉजी क्या। लेकिन कांग्रेस के ही तमाम नेता हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेसियों को ही कहते हैं कि वो संघ से उनको सीखना चाहिए। लेकिन मनोज जी, जो रत्नाकर जी कह रहे हैं उस बात में भी दम है कि गुस्से में वो ऐसा बोल गए, क्योंकि इसकी बहस की शुरुआत ही इस तरह से हुई थी कि जब हाईकमान बोल गए थे उनके पिताजी कि कर्नाटक के सीएम का फैसला हाईकमान करेगा, उससे बहस शुरू हुई और उन्होंने कहा कि आपका हाईकमान कौन है, संघ है, और जब हम सत्ता में आएंगे तो बैन लगा देंगे। शायद गुस्से में बोल गए। निश्चित तौर पर, लेकिन ये पहली बार नहीं ना। और उनके पिता तो, उनके हाईकमान तो है ना कम से कम, तो वो अपने पिता से कहें कि कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री से सिद्धारमैया से कह के वो जो जी परमेश्वरम है वहाँ के गृह मंत्री, उनका विभाग लेके वो अपने बेटे प्रियांक खड़गे को दिला दें। वो प्रियांक खड़गे हम सब कर्नाटक में बैन लगा दे। जो विक्रम भाई भी कह रहे थे कि वो वहाँ का नहीं बता पा रहे हैं कि वहाँ क्या होगा, तो वो अपने राज्य का नहीं बता पा रहे हैं प्रियांक भाई। जब कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार देश में कितने इस राज्यों में बची बताइए? दक्षिण में 2 राज्य, उत्तर में हिमाचल है, बाकी तो सब सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो उन्होंने कहा कि जो संघ 1925 से बना अभी सांप्रदायिक है, तो बीच के 55 सालों की कांग्रेस का कार्यकाल था। नेहरू उदार थे लेकिन इंदिरा गांधी तो उदार नहीं थी। इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल भी लगाया और लोगों की नसबंदियां भी करा दी। तो वो फिर कांग्रेस, वो इंदिरा गांधी इतनी उदार क्यों रही कि उन्होंने संघ को पलने फूलने दिया? वो संघ को खत्म कर देती। उस संघ को जिसका ना खाता ना वही, प्रियांक खड़गे कहे वही सही। और जो विक्रम भाई ने कहा कि नेहरू जी बड़े उदार थे, तो आप बताइए किसी भी राज्य में किसी गृह मंत्री की इतनी हिम्मत है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है बिना मुख्यमंत्री की अनुमोदन के या बिना प्रधानमंत्री के अनुमोदन के? तो जाहिर सी बात है कि जब ये कदम उठाया होगा सरदार पटेल ने, तो उसमें नेहरू की निश्चित तौर पर सहमति रही होगी। तीसरी बात है, जहां तक इस बैन की बात है, तो जिस बात को लेकर लड़ाई चल रही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच की 2.5 साल का कार्यकाल, वो डीके शिव कुमार तो अभी ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं 100 कांग्रेस के विधायक मेरे साथ हैंगे और मैं जब चाहूँ सरकार बदल सकता हूँ। तो जो विक्रम भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म कैसे होगी, तो दूसरों को थोड़ी लाना कांग्रेस को खत्म करने। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सरकार किसने गिराई थी? सिंधिया कोई बीजेपी के थे क्या? बीजेपी में तो वो गए थे। आप महाराष्ट्र में देखिए सरकार कैसे गिरी थी, बीजेपी ने गिराई थी क्या? उन्हीं के लोग तो गए ना बाद में, बीजेपी में शामिल हुए, सरकार गिरा दी। असली शिवसेना खत्म हो गई, असली जो एनसीपी खत्म हो गई। अब जो नए लोग हैं वो नई पार्टी चला रहे हैं ओरिजिनल, और जो मूल लोग हैं वो दूसरी पार्टी चला रहे हैं उधार की। और जो रत्नाकर जी ने कहा निश्चित तौर पर है, तो अगर ये सब चीजें हैं तो फिर कांग्रेस को रोका किसने? भाई आप हिमाचल में करके बता दीजिए। भाई बार बार उदाहरण दिया जाता है ना कि देखिए हमने ये उदाहरण दिया है कि हमने महाराष्ट्र में काम किया था पहले, या अब हम कर्नाटक में ये कर रहे हैं, तेलंगाना में ये कर रहे हैं, हिमाचल में कर रहे हैं। नजीर उन 3 राज्यों में पारित कर दिए प्रस्ताव। सिद्धारमैया से कहिए कि सदन में ले आए वो एक प्रस्ताव कि हम संघ पर प्रतिबंध लगाएंगे। और क्योंकि बीजेपी अभी 240 पर खड़ी है और पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस का आंकड़ा देख लो आप, तो 225 भी नहीं जाता है। तो इस हिसाब से अगर कांग्रेस को बहुमत चाहिए अपने दम पर या सहयोगियों के दम पर, तो मुझे लगता है कम से कम 2 चुनाव का समय और लगेगा। ठीक है, तो जवाब भी ले लेते हैं विक्रम जी से। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बीजेपी खत्म नहीं कर रही है, कांग्रेस को कांग्रेस ही खत्म कर रहा है। उदाहरण भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई आज ही इनके पर्यवेक्षक आए हैं महाराष्ट्र के और वो बीजेपी में शामिल हो गए। व्यास जी कह रहे हैं कि आपका एक ही एजेंडा है, हिंदू विरोध है, आरएसएस तो बहाना है, आप सनातन के खिलाफ। आरएसएस और हिंदू का कोई ताल्लुक नहीं है। आरएसएस जो हिंदुओं में भी उपद्रवी जो लोग रहते हैं वो आरएसएस के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में उपद्रवी नहीं है, मुसलमानों में आतंकवादी नहीं है, तो उनको इस्लाम नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो 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 कट्टरपंथी हिंदू हैं उनको सनातन नहीं कहा जा सकता। तो इतना लंबा कार्यकाल था उसमें बैन लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। हाँ जी, मैं हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। जो लोग बार बार संविधान को, लोकतंत्र को, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को, इन सबको विवादित करते हैं,
ऐसे संगठन को हम लोग जो बार बार अपने कैडर को, संविधान प्रेमियों तो को जो लोग चुनाव ये आयोग मैसेज पर देते सवाल हैं कि खड़े हमारी करते हैं, जो उनका भी नहीं मानसिकता करेंगे है, आप संविधान वो का। अब इस तरफ बढ़ रही है कि हम एक ठोस कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं और कानूनी दृष्टि से हम अपने आप को ऐसे तैयार कर रहे हैं कि हम इस पे एक पूर्णकालिक प्रतिबंध लगाने की स्थिति में आ पाए। तो ये हमारी एक योजना का हिस्सा है जो बिल्कुल तो शुरुआत उजागर है वहीं से कि कर दो ना, भारत में कर्नाटक से ही भाई, वहां तो देखिए प्रस्ताव सर, तो पास कर ही सकते हो सदन में एक। कर्नाटक है, तेलंगाना है, तेलंगाना हिमाचल है। इस बात से मैं सहमत हूं और ये हम इस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब जो आप बयान देख रहे हैं, आरएसएस जो संविधान विरोधी है और प्रकारांतर से भारत विरोधी है, भारत की ये जो संविधान विरोधी है, कुछ भी बात करते हैं। आरएसएस शेखावत जी बोल रहे हैं इमरजेंसी लगा देंगे, टूटने की कगार पे आ जाएगा। जो लिट्टो को ट्रेनिंग दे रहे हैं संविधान सरकार विरोधी नहीं। खालिस्तान में अभी जो बार बार कोडरा में हाजी बिलाल कांग्रेस का विधायक। अच्छा, आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, अन्य संस्थाएं हो, वो संविधान विरोधी नहीं है, वो भी संविधान के तहत काम कर रही है ना। उसको विवादित करना और उससे सवाल पूछने में फर्क होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम चुनाव आयोग को बदल देंगे, कहते हैं कि हम अगर सरकार में आए तो फिर से इमरजेंसी लगा आपके देंगे। कर्तव्य है, आपको उसका पालन करना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक रिश्ता होता है, हम उसको बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हम जिस बात पर था कि हम एक व्यापक तौर पे एक मानसिकता को तैयार कर रहे हैं और उस तत्व को उजागर कर रहे हैं जो भारत विरोधी है। और इस तरह की जो बयान चलिए, आते हैं, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संघ राग क्यों छेड़ा है प्रियंक खरगे ने? निश्चित तौर पर या तो वो गुस्से में बोल गए या जो कर्नाटक में परिस्थितियां चल रही हैं उसको तरफ से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का राग छेड़ा होगा। लेकिन उनके लिए और मौजूदा सियासत के लिए जावेद अख्तर का एक जो दो लाइनें हैं वो सटीक बैठती है। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना बहुत है फायदे इसमें, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे राग क्यों छेड़ना भैया जो अच्छे नहीं लगते हैं? मुद्दों की बात कीजिए, लेकिन सियासत है और सियासतदार हैं कि मानते ही नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।